तीनों सुपर पावर्स आती ही इस दावे से हैं कि हम चंद दिन में अफगानिस्तान को फतह कर लेंगे, लेकिन अपने अपने दौर में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी ये अफगानिस्तान को फतह नहीं कर पाती। हालांकि ये पावर्स भी छोटी नहीं थीं। अगर सिर्फ बरतानिया को देखें तो ये दुनिया के 1/4 हिस्से को कंट्रोल करता था और उस वक्त की सोवियत यूनियन की पावर के साथ भी आज के 15 ममालिक थे। और अमेरिका की पावर का तो आपको अंदाज़ा है ही, जो पिछले 75 साल से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब बारी आती है अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की, तो ये पावर्स उस मुल्क को छोड़ने में ही आफियत समझते हैं जिस मुल्क के पास ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई मुनज़्ज़म आर्मी है और यहाँ तक कि उसके पास मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे। आखिर अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या है कि ये सब कुछ होते हुए भी सुपर पावर्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। No amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empire. अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत वही लोग हैं जिनसे मिलकर ये अफगानिस्तान को बनाया गया है, यानी कि अफगान कबीले। अफगानिस्तान की इस मरकज़ी हुकूमत से पहले यहाँ पर तो छोटे किंगडम आबाद थे, इलाकाई हुकूमतें भी थीं और खुद मुख्तार कबीले भी थे। अफगान कबीलों में जो बड़ी तादाद है वो पश्तून हैं, हज़ारा हैं, ताजिक्स हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे कबीले भी अफगानिस्तान में आबाद हैं और इन कबीलों की ख़ास बात तो आप जानते हैं, क्योंकि इनकी आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यही वजह है कि ये अपनी शनाख्त को, यानी कि मेरा ताल्लुक इस कबीले से है, उसको भी ऑनर करते हैं और अपनी लीडरशिप को भी ऑनर करते हैं। अफगानिस्तान के इन कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ भी थीं, ऑनर की लड़ाई थी, रिसोर्सेज की लड़ाई थी, यहाँ तक कि वाटर भी इशू था इनके दरमियान। कहीं ना कहीं इन कबीलों के लोग आपस की लड़ाइयों की वजह से लड़ना सीख गए थे कि अपने मुखालफ के हमले को किस तरह टैकल करना है और ख़ुद उसको किस तरह जवाब देना है। जबकि इन कबीलों की लड़ाइयों को ख़त्म करवाते हैं अहमद शाह दुरानी, जब वो 1747 में इन्हीं कबीलों को इकट्ठा करते हैं और अफ़गानिस्तान में एक मरकज़ी हुकूमत कायम करते हैं, जिसके बाद मौजूदा अफ़गानिस्तान का एक नक्शा सामने आता है। इसीलिए तो अहमद शाह दुरानी को फादर ऑफ मॉडर्न अफ़गानिस्तान भी कहा जाता है। अफ़गानिस्तान में मरकज़ी हुकूमत तो कायम हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। कहीं ना कहीं उसको कबीलों की तरफ से चैलेंज रहता है और इसी दौरान बरतानिया भी अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है। जब बरतानिया इंडिया के मेजर इलाकों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, अब वो अपनी एक्सपेंशन को भी बढ़ाना चाहता है, यानी कि बरतानिया अपनी हुकूमत का दायरा कार इंडिया से बढ़ाकर अफ़गानिस्तान ले जाना चाहता था। बरतानिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तो कुछ ही अरसा में गिरा लेता है, लेकिन उसको सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है जब वो अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर उसका वास्ता पड़ता है अफ़गान ट्राइब्स के साथ, जो ब्रिटिश आर्मी के साथ गुरिल्ला वार्स लड़ते हैं। यानी कि एक छोटा सा ग्रुप आता है, सरप्राइज अटैक करता है और फिर छुप जाता है। अब इस अटैक का बरतानवी आर्मी के पास कोई जवाब नहीं था और यहाँ तक कि बरतानिया को अफ़गानिस्तान में अपनी हार माननी पड़ती है। और सिर्फ एक बार नहीं, बरतानिया अफ़गानिस्तान के साथ मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में 3 बार लड़ता है, जिसको हम एंग्लो अफ़गान वार भी कहते हैं, और तीनों बार उसे अफ़गानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ता है। फिर 20वीं सदी के तकरीबन आखिर में, यानी कि 1979 में सोवियत फोर्सेस, जो आज का रशिया है, वो भी अफ़गानिस्तान पर हमला आवर होता है। वो भी बरतानिया की तरह अफ़गानिस्तान की मरकज़ी हुकूमत को तो कुछ ही अरसा में गिरा लेता है, जो हाफिजुल्लाह अमीन की हुकूमत थी, और अपनी पपेट हुकूमत भी कायम कर लेता है। लेकिन जब बारी आती है अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की, तो यहाँ पर उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सोवियत फोर्सेस को यहाँ पर सामना करना पड़ता है मुजाहिदीन का, जिनको ना सिर्फ मकामी सपोर्ट मिलती है बल्कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी दी जाती है, जिसमें अमेरिका है, पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया भी शामिल था। ये मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान के पहाड़ी इलाके का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर गारों में छुपकर सोवियत यूनियन की फोर्सेस पर हमला करते हैं, यानी कि हिट एंड रन की पॉलिसी, जिसका जवाब सोवियत फोर्सेस के पास नहीं था। अफ़गानिस्तान में गुरिल्ला वार की स्ट्रेटजी तो कामयाब ही इसलिए होती है क्योंकि अफ़गानिस्तान का 75% से 80% हिस्सा पहाड़ों और वादियों पर मुश्तमिल है। मुजाहिदीन इन्हीं पहाड़ों से निकलते थे, सोवियत यूनियन पर अटैक करते थे और बाद में यहाँ पर ही गारों में छुप जाते थे। और सोवियत यूनियन की फोर्सेस का इन मुजाहिदीन को गारों में ढूंढना और इनके साथ लड़ना, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इनको बाहर से अमेरिका जैसे मुल्क की सपोर्ट भी मुयस्सर थी, इतना आसान नहीं था।
यही वजह है कि सोवियत फोर्सेस 10 साल अफगानिस्तान में लड़ने के बाद ना सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं बल्कि अपना बहुत सारा असला भी अफगानिस्तान में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह 2001 में अमेरिका भी अफगानिस्तान में आता है और दूसरी दोनों सुपर पावर्स की तरह वो भी इनकी मरकज़ी हुकूमत यानी कि तालिबान की हुकूमत को कुछ ही अरसा में गिरा लेता है। लेकिन अमेरिका भी दूसरी सुपर पावर्स की तरह अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में नाकाम रहता है। अमेरिका को भी तालिबान की कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी का सामना करना पड़ता है, यानी कि हिट एंड रन। तालिबान अमेरिकन फोर्सेस पर हमला करते थे और फिर छुप जाते थे। अमेरिकन फोर्सेस जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी, तालिबान को इन पहाड़ों की गारों में से फाइंड करना उनके लिए भी चैलेंजिंग ही रहता है। अफगानिस्तान का वेदर भी इन्वेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी में बर्फ़ पड़ती है जब आप पहाड़ों पर ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, जबकि गर्मी में हैवी रेन की वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है, तब भी आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में मौसम की इस शिद्दत का फ़ायदा होता है मकामी लोगों को, क्योंकि वो तो पहले ही ऐसी सूरत हाल के आदी होते हैं, लेकिन इस सख्त मौसम से फ़ायदा उठाकर वो अपने मुखालिफ को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक तकरीबन 20 साल रहा। इस दौरान उसने $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की रकम भी खर्च की। यह तकरीबन $300 मिलियन एक दिन का बनता है। इस दौरान उसने अफगानिस्तान पर इलेक्शन भी करवाए, यहाँ पर हुकूमत भी कायम की और यहाँ की आर्मी को भी ट्रेन किया, इनको वेपन्स भी प्रोवाइड किए। लेकिन 30 अप्रैल 2021 को जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ना शुरू किया, अभी अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में ही मौजूद थी, यानी कि 30 अगस्त 2021 को अमेरिका अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ता है, जबकि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान की हुकूमत आ जाती है। यानी कि अमेरिका अभी मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकला नहीं था कि तालिबान दोबारा अफगानिस्तान में पावर में आ जाते हैं। यानी कि अफगानिस्तान का वेदर, इसकी जोग्राफी और इसके ट्राइब्स अमेरिका को भी अफगानिस्तान में अपने मकसद पूरे नहीं करने देते। जहां पर ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ हैं, यानी कि सुपर पावर्स भी अफगानिस्तान में आकर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकी, वहां पर यही चीज़ें अफगानिस्तान की वीकनेस भी हैं। किसी भी मुल्क में अमन लाने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए वहां पर कानून ज़रूरी है, और कानून बनाया जाता है पूरे मुल्क को देखते हुए। लेकिन कोई ऐसा कानून जो इन ट्राइब्स के नाम्स को, इनके ऑनर को कॉन्फ्लिक्ट करता हो, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत चैलेंजिंग है।